नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी शिक्षण एवं हिंदी है जिंदगी एवं समाज्ञा के मार्फत से किस्सा गोई कार्यक्रम आप तक हम पहुंचाते हैं और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। जी हाँ, सुप्रतिष्ठित वरिष्ठ कवि, बाल साहित्यकार, अनुवादक एवं चिंतक डॉक्टर दिवीक रमेश जी। आइए सीधे उनसे हम मुलाकात करते हैं और उनकी कहानियों को सुनते हैं। तो दिल लगाकर तैयार रहें सुनने के लिए। जी हाँ, मैं मंच पर पुकारने जा रहा हूँ डॉक्टर दिवीक रमेश जी के। नमस्कार सर, स्वागत आपका। नमस्कार। कैसे स्वागत हैं सर। त्रिलोकनाथ त्रिलोकनाथ जी? बस ठीक है आपका आशीर्वाद है सर, आपका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। जी बिल्कुल। जी। और सर आज हम लोग आपसे कहानियां सुनने वाले हैं और आपकी कहानियां जो है वो कहीं ना कहीं दिल तक उतरती हैं और हमें बचपन की ओर खींच के ले जाती हैं। बिना समय बर्बाद किए आपको हम सुनना चाहेंगे। अब ये मंच आपका हाँ, है सर। स्वागत। जी हम सर। सबसे पहले तो मैं हिंदी शिक्षण और आपको और आपके सभी साथियों को और साथ ही जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनका अभिनंदन करता हूं, नमस्कार देता हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं फिर एक बार आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। अब कहानियों का है तो मैं भी बिना समय को इधर उधर किए सीधे कहानियों पे आ जाता हूं। मैंने अलग अलग तरह की कहानियां चुनी हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं ऋतु के पापा। स्वागत। पापा ने ऋतु को बुलाया और डांटते हुए कहा, देखो, आगे से कभी पावस के साथ मत खेलना। मैंने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, समझी? जाओ और पढ़ो। वह वहां से चली गई। ऋतु स्तब्ध थी। सोचा कि आज अचानक पापा को हो क्या गया। वे तो हमें बहुत प्यार करते हैं, चॉकलेट देते हैं। उन्होंने ही तो पावस के साथ खेलने को भी कहा था। फिर आज क्या हुआ? सोचते सोचते ऋतु का मन रो उठा। उसे सबसे बड़ी चिंता तो यह हुई कि अब खेलेगी किसके साथ। उसके तो कोई भाई या बहन भी नहीं है। माँ से कितनी बार तो कहा है कि एक भैया या बहन ला दो ना। पावस से भी कहती, माँ, जब हमारा भैया या बहन लाएंगी तो तुम्हें भी उससे खेलने दूंगी। पावस खुश हो जाता। ऋतु की आयु लगभग 13 वर्ष की है। पास के अच्छे स्कूल में पढ़ती है। पावस भी उसी स्कूल में पढ़ता है। एक कक्षा सीनियर है। पावस का फ्लैट ऋतु के टूटे फूटे से मकान से बहुत दूर नहीं है। पावस के पिता पैसे वाले व्यापारी हैं और ऋतु के पिता दफ्तर में क्लर्क। दोनों ही स्कूल की बस से स्कूल जाते हैं, साथ साथ खेलते हैं। एक दूसरे पर विश्वास भी बहुत है। कभी कभी रूठा रूठी भी कर लेते हैं, लेकिन जल्दी ही सुलह हो जाती है। इधर पापा भी बेचैन थे। सोच रहे थे कि ऋतु को इतना क्यों डांट दिया। उसका तो कोई भाई बहन भी नहीं है। एक पावस ही तो है जिसके साथ खेल लेती है। पावस के पापा ने ठीक से बात नहीं की तो उसमें ऋतु या पावस का क्या दोष। वे उठे और ऋतु को देखने आए। ऋतु माँ के पास नहीं थी। पूछने के बाद पता चला कि वह तो बाहर चली गई थी। कहीं पावस के पास तो नहीं चली गई, पापा ने सोचा। और उन्हें फिर गुस्सा आने लगा। माँ से बोले, तुमने क्यों जाने दिया उसे? माँ ने सहज भाव से कहा, रोज ही तो जाती है, लेकिन आज क्यों गई? मैंने मना किया था, उसने मेरी बात नहीं मानी। कहते हुए पापा बाहर चले गए। पापा ने दूर से देखा कि पावस और ऋतु एक कोने में चुपचाप खड़े थे, परेशान से। पापा थोड़ा करीब गए और एक पेड़ के तने की ओट में खड़े हो गए। उन्हें आवाज आई। पावस कह रहा था, ऋतु, तुम अपने पापा की बात मान लो। स्कूल में टीचर कहती है ना कि हमें अपने पापा और मम्मी की बातें माननी चाहिए। अब हम नहीं मिलेंगे। ऋतु ने रुआसी होकर जवाब दिया, फिर हम किसके साथ खेलेंगे?
हम अकेले कैसे रहेंगे? पावस थोड़ा परेशान हुआ। बोला, ऋतु तुम रो मत, दुख तो हमें भी है, पर रो तो नहीं रहे ना? हमारे ढेर सारे खिलौनों से भी कौन खेलेगा? अकेले खेलने में मजा भी कहाँ आता है? हमारा भी तो कोई भाई नहीं, बहन नहीं है। तुम आ जाती हो तो मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। पर तुम रो मत ऋतु, तुम्हारा रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी, ऋतु ने आंखें पोंछते हुए कहा। मैं जाती हूं, पता चला तुम पापा मारेंगे। ठीक है, और सुनो, जब हम बड़े हो जाएंगे तब साथ साथ खेलेंगे। तब अपने पापा से कहकर मैं एक बड़ा सा मकान भी बनवा लूंगा। पावस ने कहा। नहीं, हम अपने पैसों से ही मकान बनवाएंगे। पापा अच्छे नहीं होते, ऋतु बोली। ऋतु लौट पड़ी। पापा कुछ देर तक गुमसुम खड़े रहे। ऋतु थोड़ा दूर जा चुकी थी। वे पेड़ के तने की ओर से बाहर आए। पावस ऋतु को जाते हुए देख रहा था, एकदम उदास। लग रहा था कि बस अब रो देगा। उसे अपनी पीठ पर किसी हाथ का स्पर्श हुआ। वह चौंका, पीछे मुड़ा तो देखा ऋतु के पापा खड़े थे। अंकल आप? पावस के मुंह से निकला। थोड़ा घबराया लेकिन संभल कर बोला, अंकल, ऋतु मेरे ही कहने पर आई थी, उसे पीटना नहीं। अब मैं कभी नहीं मिलूंगा। पापा कहीं से भी गुस्से में नहीं लग रहे थे, बल्कि उनकी आंखों से जैसे प्यार टपक रहा था। बोले, पावस, क्या तुम बहुत नाराज हो बेटे? ऋतु को तो मैंने आज तक कभी नहीं पीटा, अब क्यों पीटूंगा? तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो। सच्ची अंकल, आप ऋतु को नहीं पीटेंगे ना? मैं सच कह रहा हूं कि अब हम कभी साथ साथ नहीं खेलेंगे। पावस ने कहा। नहीं पीटूंगा, पर साथ साथ क्यों नहीं खेलोगे? प्यार से पापा बोले। पावस चौंका। तब पापा ने खुश होकर कहा, अरे भाई, समझ लो कि थोड़ी देर को मैं भी रूठ गया था, अब मन गया हूं। तुम भी रूठ कर मन जाते हो ना? बस यही समझ लो। जाओ और यह बात ऋतु को भी बता दो। पावस को तो बहुत अच्छा लगा। वह तो लगभग दौड़ ही पड़ा ऋतु के पास, जल्दी से जल्दी पहुंचना जो चाहता था। तभी पीछे से पापा की आवाज आई, और सुनो, ऋतु को यह भी कह देना कि पापा अच्छे होते हैं। तो ये कहानी थी ऋतु के पापा। बहुत बेहतरीन कहानी थी सर। एक बहुत कहानी। जी। मार्मिक। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। स्वागत सर, स्वागत। हाँ, एक और कहानी देखिए, जी, जी, थोड़ा अपने अपने ढंग की है, प्रयोग है इसमें। जी, इसका शीर्षक है माँ क्या जाने। माँ क्या जाने। इसमें पात्र का नाम मैंने शुरू रखा है। शुरू, क्या तुम्हें शैतान कहूं? कमरे में घुसते ही पापा ने उदास लग रहे शुरू को कहा, कुछ कुछ छेड़ने के अंदाज में। कहो पापा, आप मेरे दोस्त भी तो है ना, लेकिन बताओ, बताना पड़ेगा क्यों? वह इसलिए कि ऐसा कहकर मुझे बहुत मजा आता है। पापा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो सीधा क्यों नहीं कहते? कहो कि शुरू, तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मजा आता है। शुरू ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे, तो तुझे बदमाश भी कहूं क्या? पापा बोले। कहो, वह भी कह लो, पर पहले बताओ क्यों? शुरू ने सीधा सवाल किया। इसलिए कि तुम जवाब भी बढ़िया दे लेते हो, पापा ने थोड़ी खुशी जताते हुए कहा। ओह पापा, कैसे समझाऊं आपको,
सीधे सीधे कहो ना, कहो कि शुरू तुम बहुत समझदार हो। शुरू की बात सुनकर पापा को हंसी आ गई। हंसते हुए पापा को देखकर शुरू भी अपनी हंसी ने रोक सका, सो लगा हंसने। अच्छा पापा, एक बात कहूं, आप पूरे घर घुसरू हैं? चलो कह लो, पर यह तो बताओ भला क्यों? पापा ने शुरू की शैली में पूछा। इसलिए पापा कि आपको ज्यादा से ज्यादा घर पर रहना बहुत अच्छा जो लगता है। हाँ, यह भी ठीक है, पर तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते शुरू कि घर बहुत प्यारा होता है? पापा ने शुरू का नाक छेड़ते हुए कहा। हाँ पापा, बात तो आपने भी ठीक कही है, घर सचमुच बहुत प्यारा होता है, लेकिन यह भी तो बताओ क्यों? शुरू ने अपने ही अंदाज में पूछा। इसलिए कि घर में हमारा शुरू रहता है, पापा ने अपनी आवाज में लाड भरकर कहा। अरे पापा, आप भी ना। घर इसलिए प्यारा होता है क्योंकि इसमें हम सब रहते हैं। हम यानी आप, माँ और मैं, शुरू ने विजेता के से भाव के साथ कहा। यह तो तुमने सच में बड़े पते की बात कही शुरू, एकदम समझदारों की सी। मुझे तो सूझी ही नहीं, पापा ने जैसे हार मानते हुए कहा। एक कविता भी तो है ना पापा, घर, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाऊं? सुनो। घूम घाम ले, खेल खाल ले, नहीं भूलता अपना घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारे प्यारा प्यारा ममता वाला, सुंदर सुंदर न्यारा घर, थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। पर पापा एक बात बताओ, नहीं ना होता सबका घर, क्या करते होंगे वे बच्चे जिनके पास नहीं है घर? अरे शुरू, इस कविता की तुम्हें अच्छी याद आई, मेरी भी पसंद की है कविता, पापा ने कहा। तभी माँ बाजार से आ गई। दोनों को देखा तो बोली, यहाँ बैठे दोनों क्या कर रहे हो? वही जो रोज करते हैं माँ, शुरू ने झट जवाब दिया। क्या भला? माँ ने फिर पूछा। बातें कर रहे हैं। क्यों? शुरू ने कहा। क्यों क्या होता है? बस मैंने पूछा तो पूछा, माँ ने थोड़ा झुंझलाकर कहा। माँ जरा दोस्त बनकर सोचो ना, शुरू ने खेल के अंदाजे में कहा। तेरी कोई बात मुझे समझ में नहीं आ रही शुरू, माँ ने कहा। माँ, आपको बंदर कहूं? शुरू ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। थोड़ा चौंकते हुए माँ ने थोड़े गुस्से के साथ कहा, यह क्या बक रहा है तू? कोई ऐसा भी कहता है माँ को? तू मुझे बंदर क्यों कहना चाहता है, बता तो। इसलिए माँ कि माँ क्या जाने टाइम पास क्यों का मजेदार स्वाद, शुरू ने पिता की ओर आंख मिचमिचाते हुए हंसते हुए कहा। माँ समझ गई थी कि शुरू ने नए नए सीखे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाले मुहावरे की पैरोडी दे मारी है। उन्हें यह भी समझ आ गया था कि शुरू क्यों का खेल खेल रहा था, टाइम पास। उन्हें हंसी आ गई। माँ को हंसते हुए देखा तो पापा और शुरू भी हंसने लगे। तभी माँ ने कहा, शुरू, क्या तुम्हें शैतान कहूं? कहो माँ, लेकिन बताना पड़ेगा क्यों? शुरू ने कहा, लेकिन तभी जोड़ा, नहीं नहीं माँ, यह तो फिर से क्यों का टाइम पास खेल शुरू हो गया है। बस अब मैं थक गया हूं और मुझे पढ़ना भी तो है, कहकर शुरू अपने बस्ते की ओर चला। माँ और पापा के मुंह से हंसते हंसते एक साथ निकला, शैतान कहीं का। ये थी क्यों की टाइम पास, यानी माँ क्या जाने की बहुत सुंदर, कहानी। बहुत सुंदर कहानी, बेहतरीन कहानी। जी। मैं कहना चाहता हूँ कि आप कहानी कहीं से भी आ जाती है, यानी जी, बिल्कुल। जरूरी नहीं कि बहुत घटनाएं, बहुत वो सब हो। कुछ थोड़ी सी बात कौन जाती है और वो एक कहानी का रूप धारण कर सकती है, और मजे मजे में बच्चों का मन बहला जाती है। अब आप ये कहानी देखिए, आप में से बहुत से जानते होंगे कि मेरी कहानियों का एक बड़ा प्रिय पात्र है मेरा लूलू।
जी, इसमें बिल्कुल। मेरा भी प्रिय है। लुलु आएंगे। हमारे हाँ, विद्यालय के बच्चे जो हैं तो उससे मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी प्रस्तुति भी करते हैं। बहुत आनंद लेते हैं सर। वाह। हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, जी जी। बिल्कुल। जी। हाँ हाँ स्वागत सर, स्वागत। हाँ। ये इसका शीर्षक है, वे बच्चे क्यों नहीं है। वे आहा! बच्चे क्यों नहीं। लुलु क्या हुआ तुझे, टीलू ने पूछा तो लुलु चुप रहा। टीलू लुलु का सबसे अच्छा दोस्त है। फिर पूछा, लुलु तू चुप क्यों है, देख रहा हूं तू कुछ दिनों से बस उदास उदास रहता है, न पहले की तरह हंसता है न बोलता है, बता ना। बस यूं ही टीलू, एक छोटा सा जवाब दिया लुलु ने और आसमान की ओर देखने लगा। चुप हो गया। कुछ तो जरूर है लुलु, मैं तेरा दोस्त हूं, मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा, जल्दी बता ना, देख घंटी बजने वाली है, टीलू ने मिन्नत करते हुए कहा। लुलु अब भी चुप है। उसके चेहरे पर पहाड़ सी उदासी है। उसकी आंखों में भरे भरे तालाब अटके हुए हैं। उसके पांव के नीचे मानो सूखी फसलों का रेगिस्तान बिछा है। इस बार टीलू ने थोड़े गुस्से से कहा, देख लुलु, तू अब भी चुप रहा तो मैं कुट्टी कर दूंगा, फिर कभी नहीं बोलूंगा, तेरी मेरी दोस्ती को खत्म कर दूंगा, तू अलग मैं अलग नहीं। लुलु दबी आवाज में लगभग चीखा। आंखों में अटके तालाब छलक आए। उसे टीलू के गले लगते हुए कहा, नहीं टीलू, तू भले ही कुछ दिनों के लिए इकट्ठी कर ले, पर मुझसे अलग होने की बात कभी मत करना। अरे पगले, मैं अलग कहाँ हो रहा हूं, टीलू ने गले लगे लुलु को की पीठ सहलाते हुए कहा। लुलु को जैसे ताजी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अलग होते हुए कहा, टीलू, हमारे माता पिता इतने लड़ते क्यों हैं। लुलु का प्रश्न सुनकर टीलू की आंखों में ढेर से प्रश्न उगाए। उत्सुकताओं के कितने ही बादल घिर आए। वह चुपचाप लुलु की ओर देखता रह गया, फिर संभलते हुए बोला, वह तो हम बच्चे भी लड़ते हैं लुलु, पढ़ा नहीं अखबार में, दो देश भी लड़ते हैं। लुलु ने सुना, कुछ देर चुप रहा। वह सोच नहीं रहा था, बस कुछ कहने की हिम्मत जुटा रहा था। बोला, पर टीलू, हम बच्चे अलग होने के लिए तो नहीं लड़ते ना, हम तो लड़कर फिर एक हो जाते हैं, फिर साथ साथ खेलते हैं, फिर साथ साथ खाते हैं। ये माता पिता बच्चे क्यों नहीं होते टीलू। टीलू है तो खुद भी बच्चा ही ना। लुलू की बातों का क्या जवाब दे। कुछ देर तो सूझा ही नहीं, बस इतना कह सका, लुलू, पर कुछ माता पिता तो बच्चे ही होते हैं, जैसे मेरे माता पिता, वे भी तो लड़ते हैं कभी कभी। लुलू अब थोड़ा शांत लग रहा था, जैसे कोई रास्ता मिल गया हो, किसी प्रश्न का सही उत्तर याद हो गया हो सकता है अपने मन की बात बांट लेने के कारण भी शांत हो गया हो। बोला, पर टिल्लू, मेरे माता पिता बच्चे नहीं हैं। क्यों। टिल्लू के मुंह से अपने आप ये शब्द निकला। बताऊंगा, घर लौटते समय, अभी कक्षा में चलते हैं, घंटी बजने वाली है, लुलू ने उठते हुए कहा। टीलू और लुलू कक्षा में आ गए। टीलू का मन तो लुलू की बातें जानने की ओर ही भाग रहा था। वह सोचने लगा कि जब हम कुछ जानने के लिए बेचैन होते हैं तो और बातों की ओर मन क्यों नहीं लगता। लुलू लेकिन चुप था, शांत। कक्षा समाप्त हुई तो दोनों बाहर आए। टीलू के शब्द का तो बांध ही टूट गया। बोला, लुलू बता ना। लुलू ने कहना शुरू किया, देख टीलू, जो बताऊंगा वो किसी से कहना नहीं, घर वालों से भी नहीं, नहीं बताऊंगा। टिल्लू ने गले का टेटुआ पकड़ते हुए कसम ली। टिल्लू क्या बताऊं, मेरी मम्मी और पापा खूब लड़ते हैं, जब देखो तब। वे सोचते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं चलता। वे बहुत बुरा बुरा भी बोलते हैं, गुस्से में सब भूल जाते हैं। मम्मी भूल जाती है कि पापा की मम्मी मेरी दादी है, उनकी बहन मेरी बुआ है, और पापा भूल जाते हैं कि मम्मी के भाई मेरे मामू हैं।
उनके पापा मेरे नानू हैं। टीलू लूलू की ओर ऐसे देखता है जैसे जानना चाह रहा हो कि इन सब बातों का मतलब क्या है। लूलू की बात लेकिन खत्म कहाँ हुई है। वह कहता है, गुस्से में लाल होकर मम्मी पापा से कहती है, मुझे नौकरानी बना रखा है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई जब देखो तब आ जाते हैं। उनके लिए ढेर खाना बनाओ, खिलाओ, सेवा करो, और तो और अपने दोस्तों को भी जब देखो तब बुला लाते हो। नौकरानी जो मिल गई है। पापा भी गुस्से में आकर जाने क्या क्या बोलने लगते हैं। कहते हैं, और जब तुम्हारा भाई आता है, तुम्हारी बहनें आती हैं, तब तब तो बड़ी उछल उछल कर सब कुछ उन पर लुटाने लगती हो। और अगर तुम्हारी सहेलियां नहीं आती तो क्या उन्हें मैं बुलाने जाऊं। ट्यूलू सुन जरूर रहा था, पर लग रहा था कि वह जैसे पूरी तरह बात समझ नहीं रहा था। वह लूलू की ओर देख रहा था, जानने वाली निगाह से। लूलू ने बात आगे बढ़ाई, टीलू, कितनी ही बातों पर मैंने मम्मी पापा को लड़ते गुस्सा करते देखा है। कुछ बातें तो मुझे समझ भी नहीं आती, बस घबरा जाता हूं मैं, डर भी लगता है। लेकिन उस दिन मम्मी पापा इतने लड़े, इतना लड़े कि मम्मी ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पापा ने भी कहा, तो मैं भी कौन सा मरा जा रहा हूं। मम्मी बोली, अब अलग रहूंगी मैं भी कमाती हूँ, तुम्हारी कमाई पर नहीं पलती, तो जाओ ना, किसने रोका है। पापा ने भी कहा। मम्मी मुझे लेकर अब अलग घर में रहती है, किराए के घर में। मुझे तो मम्मी पापा दोनों चाहिए ना टीलू। वे अलग हो गए हैं टीलू। टीलू, वे बच्चे क्यों नहीं है। लूलू ने रुआसा होकर कहा। टीलू ने लूलू को गले लगाया, बस इतना कह सका, मैं प्रे करता हूं लूलू कि तेरी मम्मी पापा बच्चे हो जाए। बहुत ये बेहतरीन कहानी। कहानी सर। मेरी आंखें नम हो गई हैं सही मायने में इस कहानी को सुनकर। और जितने भी हमारे दर्शक हैं फेसबुक पर मुझसे सहमत होंगे। और ये चित्र जो है ये यथार्थ है बहुत हद तक, बहुत घरों में। और खास करके ये चीजें माता पिता अक्सर भूल जाया करते हैं कि उनकी आंखों के सामने जो है बच्चे काफी कुछ उनसे सीखते हैं, उन्हीं से तो सीखते हैं सही माने में। एक शिक्षक से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं और माँ बाप से सीखते हैं। बहुत बेहतरीन कहानी सर। और मुझे लगता है इस कहानी से यहाँ जहाँ तक ये पहुंचे, ये कहानियां जो आपकी हैं, उन माता जो माँ जो है, उनको नमन है उन लोगों को कि वो लोग जो भी करें एक बार बच्चे की शक्ल जरूर देखें, क्योंकि वो बच्चे उन पर आश्रित रहते हैं। शादी से पूर्व अलग कहानी होती है, शादी के बाद और बच्चे के बाद कहानी अलग हो जाती है, क्योंकि वो तीसरा कोई और होता है। उसे त्रिनेत्र अगर कहें तो कोई खराब बात नहीं है, वो सब कुछ देखता है। जी सर, बहुत आनंद हुए हैं और शब्द नहीं निकल रहे हैं आपकी कहानी को सुनकर। मैं पूरी तरह से देखो, रोमांचित हो गया। जी सर। मुझे अच्छा लगा प्रतिक्रिया सुन करके। मेरी पसंद की कहानी है ये। तो जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो जुड़े जी हुए सर, उन सबसे भी और जो लेखक हमसे भी, बिल्कुल सर। कि ये कहानी विशेष रूप से मैंने इसलिए भी सुनाई कि ये जो धारणा है ना कि बाल साहित्य केवल बच्चों के लिए होता है, उस धारणा बिल्कुल। के साथ मैं इस रूप में हमेशा कहता हूं कि बाल साहित्य सबके लिए होता है। वो वयस्कों के लिए भी होता है। उसमें माता पिता भी आते हैं, अभिभावक भी आते हैं, अध्यापक भी आते हैं, सब आते हैं। अब ये जो कहानी है, ये बच्चों के साथ तो तादाद में करती है, ऐसे बच्चों के साथ जिनके साथ ऐसा होता है। लेकिन जी बिल्कुल। साथ ही इसको अगर बड़े पढ़ेंगे तो क्या उनसे अपनी ये समझ साझा नहीं करती कहानी। क्या उनसे अपनी संवेदना साझा नहीं करती है। इसलिए बिल्कुल। ये बड़ा अजीब सा हुआ हमारे पूरी परंपरा में कि बाल साहित्य को जो है वो हाशिए पर रख करके बड़ों के साहित्य, मैं तो कहता हूँ बड़ों के साहित्य के इतिहास में बाल साहित्य को एक विशेष विधा के रूप में आना चाहिए था। और आज भी बिल्कुल। बाल साहित्य के प्रति अगर कोई उपेक्षा की भाव है तो समाप्त होनी चाहिए। और बाल साहित्य जो एक रचना है, वो भी जो कोई भी रचना की तरह से, और इसलिए उसका महत्व जो है वो किसी भी रचना के बराबर है। यानी कि इनको आप बड़ों का साहित्य कहते हैं, किसी कुछ भी कह लीजिए, कि बाल जी साहित्य जो है, बड़ी खूबी यह है कि
बाल साहित्य हर उम्र के आदमी के लिए होता है, जबकि वयस्कों का साहित्य जो है वो बच्चों के लिए नहीं होता, कि बच्चों की तैयारी नहीं होती उसको समझने में। जी एक तरह से जी उसकी बिल्कुल। सीमा है, वो कम कम लोगों के लिए है एक तरह से, तुलनात्मक दृष्टि से, क्योंकि बाल साहित्य तो पूरी सृष्टि के लिए, मानव सृष्टि के लिए है, तो उसका बिल्कुल महत्व इतना कम कहाँ है, ये समझना चाहिए हम लोगों को। और ये मैंने जब एक जगह लिखा था तो लोगों ने थोड़ा सोच करके मुझे अच्छी बात है स्वीकृति दी थी कि बाल साहित्य जहाँ बच्चों को सुसंस्कृत करता है, बड़ों को भी करता है, बहुत बार बड़े भी सीखते हैं बाल साहित्य से। जी बिल्कुल। इसलिए बाल साहित्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है जिसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। बहरहाल आपने प्रतिक्रिया दे करके मुझे सब कहने में बाध्य किया। मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। अब बिल्कुल। जरा जी, अब मैं थोड़ा सा एक हल्के हल्के मूड की तरफ ले चलता हूँ। जी 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 बिल्कुल। लूलू बना लूलू बना जासूस। अब लूलू जासूस बना है, लूलू के बड़े कारनामे हैं। मेरी अब जी सर। नई किताब आएगी जी बाल कहानियों की, तो उससे ही मैंने कहानियां ली हैं, तो जल्दी छपनी चाहिए वो। छप रही है बिल्कुल। साहित्य अकेडमी, केंद्रीय साहित्य अकेडमी से आएगी। बहुत सुंदर तो सर, हार्दिक। उसमें भी कुछ कहानियां जो है, उसमें लुलू आया, वो लुलू अनायास आ जाता है मेरे यहाँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, आ जाता है। स्वागत सर, स्वागत। जी। लुलू बना जासूस। लुलू का मन उछल उछल जा रहा है गेंद की तरह। गांव जो जाना है, नानी नानू के पास, इतना खुश है कि होमवर्क भी फटाफट कर रहा है, बिना ऊआ किए। हर बात भी मान लेता है, माने भी कैसे नहीं, जरा सी न करने पर भी मम्मी झट जो सुना देती है, देख लूलू, नहीं मानेगा तो नानू नानू के पास जाना कैंसिल। इसी बात से तो लूलू को डर लगता है, अगर मम्मी ने सचमुच कैंसिल कर दिया तो। लूलू की एक सीक्रेट भी तो है, उसे बस टीलू ही जानता है। लूलू ने टीलू को ही जो बताई थी। सीक्रेट यह है कि लूलू को अपने नानी नानू बहुत अच्छे लगते हैं। अब देखिए, बच्चों की सीक्रेट भी बड़ी कमाल की होती है, बड़ी मासूमियत बताई। उसकी सीक्रेट है कि नानू नानी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी उनकी याद ही से लूलू के मुंह में पानी आ जाता है। जब लूलू ने टीलू को यह सीक्रेट बताई तो टीलू का तो सिर ही चक्कर आ गया। आंखें फाड़ कर पूछा, आदमियों को याद करने से मुंह में पानी कैसे आ जाता है लूलू? मैं भी तो अपनी अच्छी अच्छी मौसी को याद करता हूं, पर मेरे मुंह में तो पानी नहीं आता। टीलू की बात सुनकर लूलू को हंसी आ जाती है। बोला, बुद्धू, नानी नानू की याद करता हूं तो मुझे नानू नानी के मीठू की याद आ जाती है। नानी मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट मीठू बनाती है, वैसा मीठू कोई नहीं बना सकता। बस उसी की याद आ जाती है और मेरे मुंह में पानी आ जाता है। सुनकर टीलू की भी हंसी फूट जाती है। गांव पहुंचते ही नानी नानू ने लूलू को बाहों में भर लिया। मम्मी से बाद में बात की। लूलू को सोचना पड़ा, मम्मी तो नानी नानू की बेटी है, पर वे सबसे पहले उससे प्यार करते हैं। इसका मतलब वे मम्मी से भी ज्यादा उससे प्यार करते हैं। यह सोचकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसे लगा जैसे मम्मी को उसने हरा दिया। पर तभी लूलू को नानी के हाथों बने अपने मीठू की याद आई। याद आते ही उसका मुंह तो पानी से भर गया। सच तो यह है कि लार भी टपकने लगी। बड़ी मुश्किल से संभालते हुए नानी से पूछा, नानी नानी, मेरा मीठू तो बनाया है ना, मुझे जल्दी से चाहिए। नानी ने उसके गाल को बहुत ही प्यार से चूमते हुए कहा, ढेर सारा बनाया है लूलू, अपने लूलू के लिए मीठू नहीं बनाऊंगी तो किसके लिए बनाऊंगी? जाते समय कुछ अपने साथ भी ले जाना। लूलू को नानी बहुत ही अच्छी लगी, पर तभी न जाने क्यों उसने यह भी सोचा कि जब किसी को प्यार आता है तो वह गाल क्यों चूमता है। लेकिन तभी मीठू की याद फिर कहीं से तैरती हुई चली आई। लूलू को लगा कि उसके भीतर छिपा मन 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 मुस्कुरा रहा है। सब अंदर आकर बैठ गए। नानी अंदर चली आई रसोई में और वहीं से आवाज दी, लूलू, लूलू बेटे, जरा मेरे पास आना तो। लूलू भागता अंदर गया। देखा
नानी ने ऊपर के खाने से कनस्तर उतार कर नीचे रख दिया था। कनस्तर पर ताला लगा हुआ था। नानी ने ताला खोला और ढक्कन ऊपर कर दिया। लूलू के तो बाछे खिल गई। बहुत ही अच्छी जानी पहचानी खुशबू जो लूलू की नाक में घुस गई थी। लूलू को लगा खुशबू जैसे नाच रही थी और उसे गुदगुदी भी करती जा रही थी। लूलू को हंसी आने को हो गई, पर यह क्या, लूलू ने महसूस किया कि हंसी उसकी आंखों से फूटने लगी थी। लूलू को फिर सोचना पड़ा, जब हम खुश होते हैं तो हमारी आंखों में भी क्यों खुशी हमारी आंखें भी क्यों खुश हो जाती हैं? नानी, आपने तो सचमुच ढेर सारे मिठू बनाए हैं। लूलू ने मिठुओं की ओर देखते हुए कहा। लूलू को इतना खुश देखकर नानी को कितनी खुशी हुई, यह तो नानी ही बता सकती है। नानी ने लूलू पर प्यार की मानो बारिश करते हुए कहा, ये सारे मिठू बस तुम्हारे लिए हैं लूलू, खूब खाओ, लेकिन इतने नहीं कि पेट ही चल जाए। पेट ही चल जाए? नानी, क्या पेट भी चलता है? लूलू ने अचरज दिखाते हुए नानी से पूछा। अरे पगले, पेट चलने का मतलब पेट खराब होना होता है, नानी ने बताया। अच्छा, लूलू ने अनमने भाव से कहा। असल में तो लूलू का पूरा ध्यान मिठुओं पर ही था। मन किया कि बस खाना शुरू कर दे, और उसने खाना भी शुरू कर दिया। तभी बाहर से नानू की आवाज आई। अरे नानी देवता, अंदर बैठे क्या खिचड़ी पका रहे हो? इतनी देर हो गई है, अब बाहर भी आ जाओ, हम भी तो लूलू से शहर की बातें सुन लें। नानू की आवाज सुनकर नानी ने कहा, लूलू, देर तो सचमुच बहुत हो गई है, चलो बाहर चलते हैं। बाहर चलने चलने को हुए तो नानी ने अचानक लूलू को रोकते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, लूलू, मेरी एक बात मानोगे? वह तुम क्या कहते हो सीक्रेट है, किसी को भी पता नहीं चले? हाँ नानी, प्रॉमिस, पर सीक्रेट है क्या? लूलू ने भी अपनी आवाज धीमी करके पूछा। तो सुन, तुझे मेरा जासूस बनना पड़ेगा, नानी ने कहा। जासूस? लूलू ने आश्चर्य से नानी की ओर देखते हुए कहा। हाँ लूलू, जासूस, लेकिन पहले बाहर चलो, थोड़ी देर में बताऊंगी, नानी ने कहा। दोनों बाहर आ गए। सब एक दूसरे से बातें करने लगे, लेकिन लूलू का मन तो सीक्रेट पर ही अटका हुआ था। बातों में उसे जरा भी मजा नहीं आ रहा था। उसे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं बार बार नानी की ओर देखता और गुनगुनाता, सीक्रेट नानी, सीक्रेट। आखिर नानी ने रास्ता निकाला। वह उसे एक बहाने से फिर अंदर ले गई। अंदर पहुंचते ही लूलू के पेट से तो मानो सीक्रेट जानने की इच्छा खरगोश की तरह फुदक कर बाहर आ गई। अब वह एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता था। नानी ने कहा, लूलू, जब तक तू यहाँ है तुझे अपने नानू की जासूसी करनी होगी। नानू की? चौंकते हुए लूलू ने नानी से कहा। हाँ लूलू, नानू की। नानी ने कहा, ध्यान से सुन, मुझे लगता है कि तेरे नानू चोरी चोरी मीठू खा जाते हैं। वैद्य ने उन्हें मीठू खाने से मना किया। उन्हें एक बीमारी जो लग गई है, उसका नाम डायबिटीज है। तुम्हें ध्यान रखना होगा, छिप छिप कर, जासूसों की तरह। जरा भी पता चले तो झट से मुझे बता देना। मैं उनसे मीठू छीन लूंगी। पर नानी, मीठू तो बहुत अच्छी चीज होती है, कितनी स्वाद भी। हाँ लूलू, लेकिन यदि डॉक्टर मना करे तो नहीं खानी चाहिए कोई भी चीज, नहीं तो बहुत ज्यादा बीमार होना पड़ेगा, कष्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। सच्ची नानी, मुझे जब खांसी और जुकाम होता है तो मम्मी आइसक्रीम भी खाने से मना करती है, और बर्फ डालकर शरबत पीने से भी। पर मैं तो बहुत लड़ता हूँ, मुझे दोनों ही चीजें पसंद है ना। कभी कभी तो चोरी चोरी भी बर्फ निकाल कर पानी में डाल देता हूँ, मम्मी को पता भी नहीं चलता। यह तो ठीक बात नहीं हुई ना लूलू, इससे तो बीमारी और बढ़ सकती है, जुकाम और खांसी बढ़ सकती है, और डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। हाँ नानी, यह बात तो ठीक कही। मेरी तो सांस ही घुटने लगी थी, गला भी बहुत दर्द करने लगा था, छाती भी। मम्मी डॉक्टर के पास लेकर गई थी, पर नानी, जो चीज खाने को मना की जाती है उसको खाने का मन क्यों करता है? इसलिए लूलू कि हमें वह चीज अच्छी लगती है और उसके खाने की हमें आदत हो जाती है, तभी तो उसे आसानी से छोड़ना मुश्किल हो जाता है, जबरदस्ती करनी पड़ती है। बीमार के फायदे के लिए, जैसे नानू के फायदे के लिए,
जैसे नानू के फायदे के लिए नानी, हाँ लूलू तो बनेगा ना जासूस, हाँ नानी पर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त लूलू? यही कि जब आप भी कुछ मना करने पर खाएंगी तो मैं नानू का जासूस बन जाऊंगा। हट बदमाश। नानी ने हंसते हुए कहा। लूलू को तो वैसे ही हंसी आई आई रहती है, सो वह भी हंस पड़ा। हंसी रुकी तो नानू ने प्यार से कहा, लूलू तू तो बड़ा समझदार है। हाँ नानी, आप भी बहुत समझदार है, पर जानती भी हो क्यों? क्यों लूलू? नानी ने आंखें फाड़ कर पूछा। लूलू ने कहा, जरा सोचो, आप नानी किसकी हैं? नानी ने खींच कर लूलू को गले लगा लिया और प्यार से उसके गाल चूम लिए। ये बहुत थी बेहतरीन। लूलू बना जासूस। जासूस, जी बिल्कुल। तो, ओहो, कुछ एकदम ठीक पूरा लगी? पूरी तरह से बहुत बहुत अच्छी लगी सर। मैं तो अपने बचपन में जा चुका था और मुझे लग रहा था कि मेरे दादाजी सुना रहे हैं मुझे अपनी कहानियां। बहुत आनंद मिला, अरे बहुत मैंने आनंद अपने दादाजी से बहुत कहानी सुनी। मिला। जी। तो ये सर एक, हाँ बताएं। हाँ सर, ये प्रश्न है, प्रश्न ये है कि तो ये जो आगे पात्र चलो। लुलू, हाँ हाँ सर, ये प्रश्न है कि ये जो पात्र लुलू है, हाँ, ये कब इसका सृजन हुआ था? ऐसा है कि अब तो ये लूलू विकसित हो गया है, लेकिन जी बिल्कुल। जब शुरू शुरू की बात है जी कि मुझे ना कुछ ऐसे बच्चों की जानकारी मिली जी जी। जो थोड़े से मतलब जो है ना बहुत जिनको आप तथाकथित सामान्य कहते हैं उनसे हटकर होते हैं, है ना, अच्छा। विशेष बच्चे जो होते हैं। अब जैसे मुझे सबसे पहले आई थी लूलू की सनक, एक कहानी थी, कभी जी जी। सुनाऊंगा उसको। जी सर, जी उस सर। नाम से ही किताब भी है जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है, लूलू की सनक, और उसका और भाषाओं में भी अनुवाद होने वाला है। तो लूलू ये कैसे आई कि एक बच्चा, इस जानकारी मिली कि वो ना, जिसको कहते हैं ना, बड़ा खपती है। एक बात की जी रट लग जाए तो उसकी रट लग जाती है। तो जी। कुछ लोग तो इसको खराब मानते हैं, मैंने इसको पॉजिटिव वे में लिया वाह। कि उसमें से भी कैसे निकाला जा सकता है। वो बच्चा जो है वो उसकी मासूमियत है कि वो, उसको नहीं पता कि वो ऐसा करता है। हम बड़े जन अपने पैमानों पर नापते रह जाते हैं बच्चों को। जी तो जैसे उसको जो ना, ये है कि एक चीज जो खाने की आदत है, वो चाहता है अपनी मम्मी से कि वो स्कूल जाए, कहीं जाए, बस वही चीज मिले खाने को। नई चीज ट्राई नहीं करता। बहुत सारे बच्चे हैं, उनको कहेंगे आप जी। ये खा लो, ये सब्जी खा लो, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं, मुझे पसंद नहीं है ना, फ्रूट खा लो, मुझे पसंद नहीं है। उस तरह का बच्चा, उस बच्चे से कैसे पेश आया जाए, उस बच्चे को देखा जाए तो कैसे उस दुनिया में लाया जाए जो सही दुनिया है, थोड़ा जिसके जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे सामने। जी जी। तो अब इसके पीछे, अब आपने पूछा है तो बड़ी, मैं बता ही देता हूँ कि जी हमारे तरफ जैसे कोई थोड़ा सा भोला, थोड़ा सा कम समझ होता है, तो उसको कहता है ये बड़ा लल्लू है, बड़ा ये है। तो मैंने, मेरे दिमाग में इसका इसका मेरे दिमाग करेक्टर आया लूलू। अच्छा, जो जैसे अब ये बहुत सारे हैं, आपके सत्यजीत रे के या और लोगों के यहाँ भी ऐसे चरित्र मिलते हैं जो एक ही चरित्र जो है कई कहानियों में आते हैं। तो ये जो है, मुझे जो है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा, इसकी आवाज भी बड़ी सी लगी लूलू। लेकिन मैं इस हम्म। लूलू को केवल ऐसा नहीं दिखाना चाहता था कि ये लूलू जो है ना बिल्कुल मंद बुद्धि है, ये है वो है, नहीं। उसमें भी एक अपने तरह की तेजी है, अपने तरह की समझ है, अपने तरह की विट है, अपने तरह का जो है ना रास्ता निकालने की सामर्थ्य है। ये इस लुलू का वो हुआ। अब जैसे लुलू बना जासूस, आपने देखा, तो लुलू की जो समझ है, लुलू की जो, जी। देखिए बड़े बड़े चिंतकों ने कहा है कि जिज्ञासा यानी प्रश्न, ये बहुत बड़ी चीज होती है। आप सब अध्यापक हैं, अध्यापकों के यहाँ तो ये और भी बड़ी चीज है। अगर आपने कुछ पढ़ाया, आपने कुछ बताया, और उससे आपने अपने विद्यार्थी के मन में
जिज्ञासा भाव जगा दिया, प्रश्न जगा दिए, तो समझिए कि आप बिल्कुल पूरी तरह से सफल हो गए। ये मैं बिल्कुल, मानता हूँ, खुद भी अध्यात्म बिल्कुल। रहा हूं, मैं मानता हूँ, जी है सर। ना। जी सर। तो जो बच्चा जो है बड़ा प्रश्नाकुल होता है, उसको बात बात में प्रश्न, इसमें आपने देखा ना कि गाल चूमते हैं, जब हमें ऐसा आता है तो हम गाल क्यों चूमते हैं? अब ये बहुत बहुत प्रश्न। इस कहानी का एक बड़े सहज भाव में खपा हुआ वाक्य है, लेकिन इसकी गहराई में जाएंगे तो उस मनोविज्ञान तक आप जाएंगे जो कि है, जिसको पकड़ना चाहिए हम लोगों को, जो हम प्राय सीधा जो ना ये आया वो हुआ ये खत्म हुआ और कहानी खत्म, ऐसा नहीं। कहानियों की बनावट में जो है ऐसी चीजें आनी चाहिए जो कि बिल्कुल ये लगे कि वो उसकी दुनिया में पूरी तरह से बैठ गई है बच्चे की, है ना। तो बिल्कुल। ये लुलू जो है इस तरह से आया, और फिर ये अपने नए नए आयामों के साथ, नए नए रूपों के साथ आ जाता है, अभी भी आ जाता है कभी। और जी। मुझे अच्छा लगा कि ये चरित्र लोगों को, मेरे पाठकों को पसंद भी आया है। तो ये लुलू जो है वो बिल्कुल माने असामान्य उस रूप में नहीं है कि कुछ आता जाता नहीं है, इसको लुलू को बहुत कुछ आता है। लुलू बड़े बड़ों को बहुत बहुत कुछ चीजें सिखा सकता है, ये लुलू ऐसा जी, लुलू बिल्कुल, बिल्कुल सर। यहाँ पे एक प्रश्न है। आया है सर, और ये टीलू कहाँ से आया? नहीं, हमारे ये तो ये ऐसा है कि अब मैं मूलतः कवि हूँ, तो कई जी, दफे जो जी। है ना वो तुकबंदियों में भी आ जाता है टीलू। टीलू तो कईयों के नाम मिल जाते हैं, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, लूलू बिल्कुल, है, उसका दोस्त टीलू ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि इसमें सारे पात्र वैसे ही आ गए, तो भाई आ गया बस इत्तेफाक से टीलू, ये मैं प्रयत्न करके नहीं लाया, बस आया तो लूलू के साथ वो टीलू, लूलू की माँ तो टीलू की माँ हो गई, और क्या। अच्छा, तो वो बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगा और पढ़ने में बिल्कुल। अच्छा लगेगा, है ना। और दिल तक उतरता है, ये पात्र जो हैं दिल तक उतरते हैं, और आज तो मतलब कि 2 आयाम देखने को मिले। एक तो यहाँ पे हमें उस दुनिया में भी झाँकने को बच्चे के नज़रिए से विवश किया, और दूसरा तो निश्चित तौर से हम लोग लुलू से तो काफ़ी हद तक परिचित हैं और जानते हैं। सर स्वागत सर। जी, जी। बिल्कुल। अच्छा, अभी थोड़ा समय है ना। हाँ, हाँ सर, बिल्कुल, बिल्कुल। स्वागत। अच्छा, अब आप देखिए, फिर वो ये लुलू ही आ रहा है आपके सामने, ये एक और तरह से लुलू आ रहा है, और ये भी इसका शीर्षक है सॉरी लुलू। लुलू ने बाहें समेट ली, काखों में मुंह फेर लिया, उठा और अंदर जाकर बैठ गया। सोचने लगा, अब मैं 10 वर्ष का हो गया हूं, माँ कुछ नहीं समझती, मेरी बात सुनती ही नहीं, माँ माँ करता रह जाता हूं, अब उनसे कभी बात नहीं करूंगा। लुलू कुछ देर यूं ही कुछ का कुछ सोचता रहा, फिर बोर होने लगा। माँ अब तक क्यों नहीं आई मुझे मनाने? माँ अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसने सोच लिया। पर ऐसा तो पहले भी हो चुका है, लुलू ने सोचा। उसे याद आया, पहले भी उसे माँ की एक बात अच्छी नहीं लगी थी, उसे इसी तरह बुरा लगा था, गुस्सा भी आया था, तब भी तो ऐसा ही सोचा था, यही कि माँ से अब कभी बात नहीं करूंगा। पर थोड़ी देर में सब गड़बड़ हो गया था। माँ ने आकर जब उसे प्यार किया और उसके पसंद की आइसक्रीम दी थी, तो उसे बहुत बहुत अच्छा लगा था। उसे तो याद ही नहीं रहा था कि उसे माँ से बात नहीं करनी थी, और बस सब पहले जैसा हो गया था। पर इस बार माँ ने जो किया है उससे उसे बहुत गुस्सा है, तभी तो वह माँ से कभी बात नहीं करना चाहता। लूलू ने इधर उधर देखा, कान लगाकर सुना भी, कहीं से आवाज नहीं आ रही थी। उसने पाया कि वह एकदम अकेला था। सोचा, जब यहाँ कोई है ही नहीं तो वह ऐसे क्यों बैठा रहे मुंह फुलाकर? पर मैं तो उदास हूं, गुस्सा हूं, फिर मुंह कैसे ना फुलाऊं? उसने अगले ही क्षण सोचा। जल्दी लुलू इस उधेड़ बुन से निकल गया। उसके हाथ कोई गेम जो लग गया था, उसने अकेले ही खेलना शुरू कर दिया। लुलू अब काफी हद तक शांत हो चुका था।
उसे कुछ कुछ मजा भी आ रहा था। उसे मजा क्यों आ रहा था, इस बात को लेकर लुलू ने जरा भी नहीं सोचा। उसे तो बस यही लग रहा था कि जब आसपास कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता तो मजा आता है। अचानक उसे फिर याद आया, मैं तो नाराज है, उसे माँ से कभी नहीं बोलना है, पर माँ बार बार याद क्यों आ रही है। उसने सोचा, उसे उसने यह भी सोचा कि वह क्यों चाहता है कि माँ आए और उसे मनाए। लूलू थोड़ा परेशान होने लगा। माँ से नाराज होने की बात उसे कम लगने लगी थी। उसे तो माँ का आकर उसे न मनाना ज्यादा खराब लग रहा था। उसके मन में आया, माँ उससे प्यार नहीं करती। तभी बाहर से आवाज आई, माँ की थी। लूलू, कहाँ है तू, जरा यहाँ तो आना बेटे। लूलू ने सुन लिया। उसे सोचा, मैं नहीं जाऊंगा। जब माँ को मेरी परवाह नहीं तो मैं ही माँ की परवाह क्यों करूं। पर जाना तो होगा ही। माँ के पास एक आंटी भी तो आई हुई है। आंटी क्या सोचेगी। असल में उसे पापा की बात याद हो आई थी। पापा ने कहा था कि दूसरों के सामने हमें अपने घर के झगड़े नहीं दिखाने चाहिए। उसे यह भी याद आया कि तब उसे झगड़े शब्द का मतलब ही नहीं मालूम था। जब पापा से पूछा तो उन्होंने बताया था, लड़ाई समझ लो। याद करते करते उसे लगा, मुझे हंसी आ रही है। मुझे तब झगड़े शब्द का मतलब ही नहीं पता था। हम कैसे नए नए शब्द और उनके अर्थ सीख जाते हैं ना। पता नहीं, नए नए शब्द और उनके अर्थ सुनकर हमें इतना मजा क्यों आता है। माँ की फिर आवाज आई, लुलू बेटे, जरा सुन तो, सो तो नहीं गया तू। लुलू ने फिर सुना। सोचा, माँ की आवाज कितनी प्यारी है ना, कितने प्यार से बुलाती है। माँ को इतने प्यार से नहीं बुलाना चाहिए। मेरा गुस्सा कम होने लगता है। माँ क्यों नहीं समझती कि मैं नाराज हूं। लुलू उठा और माँ के पास चला गया। जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, माँ मुझे देख क्यों नहीं रही, क्यों नहीं समझ रही कि मैं नाराज हूं। तभी माँ ने कहा, लुलू बेटे, आंटी को बताना तो जरा, अपने स्कूल की वह बात, वही टीचर की शाबाशी वाली बात। मैं बताने लगी तो आंटी ने कहा कि तुम्हारे मुंह से नहीं सुनूंगी। मैं क्यों बताऊं अब। लुलू के मन में आया, पर लुलू तो कब से बताना चाहता था। जो भी सुनता उसकी प्रशंसा जो करता था। लुलू को प्रशंसा बहुत अच्छी लगती थी। प्रशंसा सुनकर लुलू को थोड़ी झिझक जरूर होती थी, पर तब भी इम्पोर्टेंस मिलने पर उसे बहुत बहुत खुशी होती थी। अपने को खास समझने का मौका जो मिलता था। लुलू ये सब सोच ही रहा था कि आंटी बोली, लुलू बेटे, तुम्हारी माँ ने थोड़ा थोड़ा बताया तो है, पर मैं तो तुमसे सुनना चाहती, बतलाओ ना, शर्माओ मत। अच्छी बात बताने में कैसी शर्म। सुनकर लूलू को बहुत अजीब लगा। लगा कि आंटी तो बड़ी फनी है। उसने सोचा, मैं शर्मा कहाँ रहा हूं, मैं तो माँ से नाराज हूं, इसलिए नहीं बता रहा। कब से बताना चाह रहा था, पर अब तो आंटी पूछ रही है। लूलू ने शुरू किया, आंटी पता है क्या हुआ, हमारे खेलने का पीरियड था। पूरी क्लास के बच्चे खेल रहे थे। थोड़ी देर के लिए हमारे अध्यापक हमें बताकर वॉशरूम चले गए थे। मेरी दोस्त नैना कोने वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैंने देखा कि स्कूल में काम करने वाले एक अंकल उसके आए और कुछ पूछने लगे। तभी मैंने देखा कि नैना अंकल के साथ साथ चली गई। वह बीमार थी, इसलिए शायद धीरे धीरे चल रही थी। मैंने सोचा कि मैं भी पीछे पीछे चला जाता हूँ, शायद उसकी मदद करनी पड़े। मुझे अजीब लगा, अंकल नैना को दो कमरों के बीच की खाली जगह की ओर ले जा रहे थे। उधर तो कोई भी नहीं जाता। मैं छिपा रहा। अंकल ने नैना की पीठ पर हाथ लगाकर पूछा, यहाँ दर्द है। नैना ने मना किया। तब अंकल ने नैना को ऐसी सी जगह छूना शुरू कर दिया जहां नहीं छूना चाहिए था, सुसु की जगह भी। यह सब मैंने टीवी के एक कार्यक्रम में जाना था। नैना को बुरा लग रहा था। वह वहां से चले जाना चाहती थी, लेकिन अंकल जाने ही नहीं दे रहे थे। बीच बीच में नैना को डांट भी रहे थे। बड़े डरावने लग रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। सोचा भाग जाऊं, कहीं दिख गया तो अंकल मुझे बहुत मारेंगे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नैना मेरी दोस्त है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, पर मैं तो बहुत छोटा हूं। तभी मुझे कुछ सूझा। मैं भाग कर खेल के मैदान की ओर भागा। अध्यापक आ चुके थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और उन्हें लेकर उस जगह लेकर गया जहां अंकल नैना के साथ थे। नैना सुबक रही थी और अपने को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन अंकल मान ही नहीं रहे थे। हमारे अध्यापक ने अंकल को जोर से पकड़ लिया और प्रिंसिपल के रूम में ले गए। हमें भी साथ साथ आने को कहा। हमारी बात सुनकर प्रिंसिपल जी को अंकल पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अंकल को बहुत डांटा तो अंकल ने अपनी गलती मानी और सॉरी कहा। लेकिन प्रिंसिपल ने हमारे अध्यापक से कहा, मैं इस बदमाश को पुलिस में दूंगा, और मेरी ओर देखते हुए कहा, तुमने बहुत ही बहादुरी और समझदारी का काम किया है, शाबाश, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। नैना को बहुत ही प्यार से देखते हुए कहा, डरो नहीं बेटी, मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आगे से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। अगले दिन सुबह की असेंबली में प्रिंसिपल जी ने सबके सामने मेरी बहुत प्रशंसा की, पुरस्कार देने की बात भी की। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। नैना भी बहुत खुश थी। नैना के मम्मी पापा तो हमारे घर भी आए मुझे प्यार करने। बात खत्म हुई तो आंटी ने कहा, अरे लूलू, तुम तो सच्ची में बहुत समझदार हो, बहादुर भी। पर कहानी सुनाने के बाद लूलू फिर उदास हो गया था, चुप हो गया था। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर आंटी ने पूछा, लूलू, तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? हाँ हाँ लूलू, तुम्हें क्या हुआ? इतने अच्छे से तो अपनी बात बताई है, लूलू की माँ ने भी पूछा। लेकिन माँ, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, लूलू ने कहा। क्यों भला? तुम तो मेरे प्यारे प्यारे बेटे हो, माँ ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन माँ, जब आंटी और आप कपड़ों की बात कर रही थी तो मैं आया था ना? हाँ आया था। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनी थी? कितनी बार माँ माँ करता रहा था। कौन सी बात लूलू? मैंने जब कहा था कि माँ मैं अपनी बात बताऊं तो आपने कहा था ना कि बाद में बताना। अभी हम बात कर रहे हैं, बड़ों के बीच में बच्चे नहीं आते। मैं बच्चा नहीं हूं माँ, मैं भी बताना चाहता हूँ। कितनी कोशिश की थी मैंने, पर आपने बोलने ही नहीं दिया। तभी तो मैं नाराज हूं, अंदर भी चला गया था। कोई जरूरी बात बतानी थी लूलू? आंटी ने पूछा। हाँ आंटी, यही बात तो बतानी थी, स्कूल वाली, लूलू ने आंटी से कहा। अरे, ये तो सचमुच बड़ी गलती हो गई। हमने तो अपनी बातों की मस्ती में तुम्हें सुना ही नहीं, आंटी ने कहा। हाँ लूलू, मुझे भी लग रहा है कि मुझसे गलती हो गई है। आगे से तुम्हारी बात जरूर सुनूंगी। सॉरी लूलू, माँ ने लूलू को अपनी ओर खींचते हुए कहा। ओके माँ, लूलू ने खुश होकर कहा। लूलू को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने मन ही मन कहा, माँ इतनी अच्छी क्यों होती है? ये कहानी है सॉरी लूलू। बहुत बेहतरीन कहानी सर। और वो इस कहानी के मार्फत से जो सच्चाई बच्चों तक पहुंच रही है, मतलब किस प्रकार से उन्हें सचेत होना चाहिए और किस प्रकार से चीज़ों, क्योंकि चीज़ें घटनाएं घट रही हैं, ऐसी नहीं कि नहीं घट रही हैं, पहले से कम हो गई हैं निश्चित तौर पे, परंतु घट तो रही हैं कहीं ना कहीं। और जी इसमें सिर्फ एक शिक्षक होने के नाते या फिर जितने लोग हैं यहाँ पर, माता पिता हो, अभिभावक हो, स्कूल हो, कोई भी हो, यहाँ पर सतर्क होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, स्कूल को और ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। हर कोने में वो सीसीटीवी कैमरा, हर चीज़, कोई ऐसा कोना ना हो जहाँ पे वो अनदेखा ना रहे। और बच्चों तक ये इस प्रकार की कहानियाँ जाएँगी, निश्चित तौर पे वो भी और सचेत होंगे। बहुत अच्छा एक तरह से मैसेज गया है इस कहानी के मार्फत से सर। मैं आपको नमन करता हूँ इसके लिए। ये कहानी जो है निश्चित तौर पे बच्चों तक तो जाएगी ही। जैसा कि कहा है आपने कि ये बाल साहित्य सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, जहाँ पे भी स्कूल में हैं, उनकी दृष्टि ज़रूर इस पे पड़नी चाहिए। और सही मायने में देखा है तो बच्चों को और ज़्यादा उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है, खास करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। और इस कहानी ने वो बखूबी काम किया है सर। बहुत बहुत नमन है आपको सर, बहुत अच्छा लगा। जी सर। जी, बहुत शुक्रिया। और इसमें ये भी बात जो है ना, जो इसमें आखिर में आई है कि बच्चों को ना हम प्राय अपनी सामान्य बातों के बीच में भी कुछ जो कहना चाहते हैं को वो स्पेस नहीं जी, देते जो दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बच्चों को सुनना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल, हमें समझना चाहिए। पता नहीं बच्चा को, हम सोचते हैं बच्चों की बात है, लेकिन बच्चा क्या बात कैरी कर रहा है, क्या उसके पास उसके मन में है, ये बहुत बिल्कुल, महत्वपूर्ण हो सकता है ना? बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल। उस बच्चे को नहीं पता, उसको तो प्रशंसा मिली और ऐसा उसने जी। किया स्वाभाविक रूप से। वो हम बड़े उसका विश्लेषण ऐसे कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की समस्या ये है कि जो मैं बताना चाहता हूँ वो मेरी माँ ने उस वक्त क्यों नहीं सुना। वो आंटी के नहीं साथ सुना। कपड़ों की बातें करी और करी, मेरी बात क्यों नहीं सुनी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों को भले ही ना पता हो इतनी महत्वपूर्ण बात है, और महत्वपूर्ण बात निकली वो।
तो ये बहुत एक इस रूप में भी बच्चों के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है ना, इस बिल्कुल क्राफ्ट में भी आती है। तो ये है। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा बदलता हूँ। एक जी सर। मैंने ना कुछ जो कोरिया की जो कथाएं हैं उसको लेके भी कुछ लिखा है। यानी उनको हिंदी में अनुवादित भी किया और एक तरह से कहानी का रूप उनको दिया। उनकी एक बहुत अच्छी किताब है शंभू की ऊषा, वो किंवदंतियों की किताब मानी जाती है। उनकी 2 किताबें हैं जिसमें एक हिस्ट्री की है, इसमें से भी वो इतिहास ढूंढते हैं। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है उनकी। पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारी कहानी ऐसी भी जो बौद्ध धर्म से भी जुड़ी, लेकिन एक कहानी मैंने बांसुरी जो है उससे जुड़ी कहानी देखी, जादुई बांसुरी। ये जो पुराने ढंग की कहानी नहीं होती, हमारे दादा जो हमारे जमाने सुनाते थे, जादू और तमाम, तो जरा थोड़ा बदल दूं माहौल को। वो एक कहानी है जिसका नाम है जादुई बांसुरी। सर ये मैं यहाँ आपको पर दिखा। एक यहाँ पर हमारे मित्र हैं, बहुत जी, बेहतरीन। उन्होंने ये एक यहाँ, नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है। वाह बहुत सुंदर। नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है, जादुई बांसुरी और अन्य कोरियाई कथाएं शीर्षक से। इसके बहुत एडिशन हो गए हैं। हाँ बताएं। जी, सर यहाँ पे एक मित्र हैं, इन्होंने लिखा है अत्यंत सुंदर सर, दोहा में लुलु एक बड़े से मार्केट का नाम है। अरे ये दोहा में है? अच्छा अच्छा तो अच्छा, वो क्या लिख रहे हैं बात यहाँ है। पर। चलिए ये तो और ज्यादा तो आपको जी बताऊं कि जी एक बहुत अच्छे लेखक हैं राजीव रंजन जी। वो जी सर। आदिवासियों पे बहुत काम किया है, उनकी किताबें भी हैं बहुत सारी। तो एक बार उनका आया मेरे पास संदेश कि आपको अगर ऐतराज ना हो तो मेरा जो मुझे जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है उसका जी नाम जी। मैं दिव्य रखना चाहता हूँ। तो हाँ, वाह। मैंने कहा भाई मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, लेकिन ये बहुत है कि ऐतराज होगा तो आपके बच्चे को ही हो सकता है बड़े होने के बाद। उन्हें क्यों? बहुत। मैंने कहा जो दिव्य शब्द है वो शब्दकोश का शब्द तो है नहीं, जी उसका कोई अर्थ उस रूप में होता ही नहीं है। मेरा तो बनाया जी हुआ शब्द है ये। मैंने दिल्ली से जी। दी लिया हुआ है, विश्वविद्यालय हम्म। से वी लिया हुआ है, और हाँ, कवि से क लिया हुआ है। ऐसे दिव्य बना है ये, दिल्ली विश्वविद्यालय कवि, है ना। तो बहुत। कई दफे अब और उन्होंने अब जो है ना वो नाम दिव्य रख रखा है। और वो जो वाह। है कभी कभी आता है जब संदेश में कि मेरा बेटा दिव्य कितने साल का हो गया है, तो मैं उसको बाकायदा अपने हम नाम को जो है ना शुभकामनाएं भेजता हूँ। तो ये बहुत। संयोग की बात है कि दोहा में लुलु मिल गया, है ना। मैं अब वही अभी देख तो मैं रहा गया हूँ, बचपन था। जी गया। जी जी। बहरहाल ये अच्छी बात है। तो ये खैर मैं बिल्कुल और ढंग की एकदम से दूसरी जमीन की कहानी सुनाने लगा। कहानी क्या, ये वाह, कथा है एक तरह की। तो जी सर। इसमें कई दिया है, जिसमें जादुई बांसुरी, बागिन का मंदिर, किसानों की देवी, महान काम, अंडे से राजा। ये अंडे से राजा बड़ी दिलचस्प है। ये वही है जो कहते हैं कि कोरियाई लोग कि हमारे राजा के साथ अयोध्या की राजकुमारी की शादी हुई थी। अभी कितना हाँ हाँ। इतिहास है, कितनी कहावत है। बादलों के दरवाजे, शेर की पीठ पर, इस तरह की कहानियां। ये अपने अपने ढंग की कहानियां हुआ करती थी ना, वो जो अम्बी शेख चिल्ली और तमाम तरह। तो सुनिए, ये जी कहानी जी। भी सुनिए, स्वागत सर। जादुई बांसुरी। एक था राजा, नाम था मुनमू। नाम मैंने वही कोरियाई रखे हैं। जी जी। एक था राजा, नाम था मुनमू। उसके शत्रु उसे तंग करते रहते, इसलिए उसने एक मंदिर बनवाना शुरू किया ताकि भगवान उसके राज्य में विपत्ति न आने दे। लेकिन मंदिर पूरा बनवाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वह मरकर समुद्री ड्रैगन बन गया। यह मैं बता दूं कि ड्रैगन जो चीज है वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। सारे ड्रैगन जो है खराब नहीं होते, उनमें बहुत अच्छे भी ड्रैगन माने जाते हैं। वह मरकर समुद्री ड्रैगन बन गया। उसके बाद उसका बेटा राजा बना। उसने कामुन कासा मंदिर का निर्माण पूरा कराया
कामुनसा नाम है। मंदिर का निर्माण पूरा कराया, उसका नाम सिनमुन था। मंदिर के स्वर्ण कक्ष की ओर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे एक गुफा थी पूर्वी समुद्र में। इसी में आकर समुद्री ड्रैगन बैठता था। यही जगह थी जहां राजा मुनमू की अस्थियां रखी गई थी। जिस जगह से समुद्री ड्रैगन को देखा जा सकता था, उसे ड्रैगन देखने वाला पर्वत का नाम दिया गया। एक बार एक अधिकारी पाक सुक चौंग ने सूचित किया कि एक छोटा पहाड़ लहरों में तैर रहा था। वह पूर्वी समुद्र से कामुन मंदिर की ओर आ रहा था। राजा सिनमुन ने तुरंत ज्योतिषी को बुलाया और उसे उस घटना का अर्थ जानना चाहा। महाराज, ज्योतिषी ने बताया, आपके महान पिता समुद्री ड्रैगन बन गए हैं। वे समुद्र में रहकर आपके राज्य की रक्षा कर रहे हैं। 33 स्वर्गों के बेटों में से एक जनरल किम यू सिन भी धरती पर उतर आया है। ये दोनों देवता आपको पवित्र खजाना देना चाहते हैं। इससे आपके राज्य की रक्षा होगी। अगर आप किनारे जाएंगे तो वहां आपको बहुमूल्य आभूषण मिलेंगे। यह जानकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने किनारे की एक पहाड़ी से तैरते हुए पहाड़ को देखा। चकित होकर एक तैराक को पहाड़ के नजदीक भेजा गया। उसने आकर बताया, राजा, तैरते पहाड़ की ओर, पहाड़ का ऊपरी हिस्सा कछुए जैसा है। उस पर एक बांस उगा है। दिन में बांस दो पौधों में बढ़ जाता है, लेकिन रात में बांस फिर एक हो जाता है। राजा को यह सब जानकर बहुत अचंभा हुआ। वह उस दिन कामुन मंदिर में ही सोया। अगले दिन दोपहर में उसने अचानक देखा कि बांस एक हो गया। आकाश और धरती तूफान से हिल उठे। कई दिनों तक हवाएं चलती रही, वर्षा होती रही, अंधेरा छाया रहा। यह सब कहीं 16वें दिन जाकर थमा। अब राजा एक नाव पर बैठा और जाकर समुद्री पहाड़ पर उतरा। वहां दैत्याकार ड्रैगन ने उसे एक काली पेटी भेंट की। राजा ने पूछा, श्रीमान ड्रैगन, मैं देखकर हैरान हूं कि कभी बांस टुकड़ों में बढ़ जाता है और कभी एक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ड्रैगन ने कहा, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन दो हाथों से संगीत पैदा किया जा सकता है। ऐसे ही जब दो हिस्से मिलते हैं तो फटा बांस भी मधुर आवाज पैदा करता है। ये एक अच्छा शगुन है महाराज। आप अपनी प्रजा पर अच्छी तरह राज करेंगे। इस बांस से आप बांसुरी बनवाएं। उसका मधुर संगीत आपके राज्य में खुशहाली और शांति लाएगा। यह जादुई बांस और दूसरी चीजें आपके महान पिता, जो कि समुद्री ड्रैगनों के राजा हैं, और जनरल किम यू सिन की ओर से उपहार है। राजा अपने भाग्य पर मुग्ध था। ड्रैगन की दयालुता से वह बहुत प्रभावित था। उसने उसे बदले में ढेर सारा सोना, रत्न और पंचरंगी जरी की भेंट की। राजा के एक आदमी ने बांस का एक टुकड़ा काटा और उसे जमीन पर ले आया। उधर ड्रैगन और पहाड़ धुंधले में ओझल हो गए। राजा भी राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे राजकुमार मिला। उसने खुश होकर कहा, बधाई हो महाराज, ध्यान से देखिए, आपकी पेटी का एक एक आभूषण जीवित ड्रैगन है। तुम्हें कैसे मालूम? राजा ने हैरान होकर पूछा। आप एक आभूषण को पानी में डालकर देखें। राजा ने पेटी पे से उतार कर एक आभूषण नदी में डाला। यह क्या? आभूषण अचानक ड्रैगन में बदला और स्वर्ग की ओर उड़ गया। नदी गहरा तालाब बन गई। राजा ने उसे ड्रैगन झील नाम दिया। राजा का जुलूस राजमहल पहुंच गया। बांस के टुकड़े से बांसुरी बनाई। यह बांसुरी सचमुच कमाल की थी, जादुई शक्ति से भरपूर। शत्रु आक्रमण करते तो बांसुरी बजाई जाती। शत्रु के छक्के छूट जाते, वे उल्टे पांव दौड़ जाते। बीमारियां बांसुरी के संगीत से रफू चक्कर हो गई। अकाल समाप्त हो गया और मीठी वर्षा हुई। सूर्य चमका, शांत शांत हवा बहने लगी और समुद्र भी शांत हो गया। राजा अपने महान पिता के आशीर्वाद से मिली बांसुरी को पाकर बहुत ही खुश था। उसने उसे नाम दिया 10,000 लहरों को शांत करने वाली बांसुरी। उसे देश का सबसे बड़ा खजाना माना गया। राजा ने मन ही मन अपने स्वर्गीय पिता के प्रति आभार व्यक्त किया। उसे संतोष था कि उसने मंदिर निर्माण का अपने पिता का अधूरा काम पूरा किया था। बड़ों का आदर करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना क्या होता है, ये राजा की समझ में अच्छी तरह आ गया था। उसने कितने ही साल सुख शांति से राज किया। ये पुराने ढंग की एक कथा है। और असल में आज भी मैं तो रहा, कोरिया में पढ़ाता रहा इतने साल, लेकिन
वहां की संस्कृति में, हमारे यहाँ भी है, वहां की संस्कृति में ना अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को, बड़ों को आदर देने का, कि सचमुच दिल से आदर देने का भाव बहुत अच्छे से मिलता है। बल्कि एक उनका बहुत बड़ा त्योहार है छूसक। और छूसक तो होता ही है धन्यवाद ज्ञापन का, कि अपने जो पूर्वज हैं उनके प्रति धन्यवाद देने का। जैसे हमारे यहाँ जरा थोड़ा सा है तो सही श्राद्ध का भाव, लेकिन वो एक और तरह से है। लेकिन वहाँ सचमुच में अपने ढंग से जो है वो धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। इन कहानियों का जो महत्व है वो इस रूप में है कि जो कहीं की जो संस्कृति है, कहीं की जो सोच है, उसको भी हम जाने और थोड़ा इस ढंग से रखें कि वो बिल्कुल ऐसी ना लगे कि सिर से उड़ गई, थोड़ी थोड़ी लगे भी। और थोड़ा उस मतलब उसके इंटरप्रिटेशन दे करके कम से कम आप समझा सके कि भाई इसके ये अर्थ निकलते हैं। यानी मैं ये मानता हूं कि कल्पना के बिना कोई साहित्य नहीं होता, लेकिन ऐसी कल्पना भी नहीं होनी चाहिए जो बेसिर पर की हो, पैर की हो जाए और जिसका कोई तर्क युक्त उत्तर ना मिले। तो लोक कथाओं के साथ ये होता है। लोक कथाओं के दफा अंधविश्वास भी आ जाते हैं। तो ये हमारा दायित्व होता है कि बच्चों को सुनाते समय हम किस प्रकार से उन उन अंधविश्वासों को और जो ऊट पटांग बातें हैं उनको कैसे छांटते हैं। ये बहरहाल ये एक दूसरे ढंग की कहानी मैंने आपको सुनाई। अब बताएं, समय तो काफी हो गया है। हाँ, आवाज आवाज नहीं आ रही है। ओहो! जी सर, मैं यही कह रहा था, वो शायद म्यूट हो गया था। मैं यही कह रहा था सर कि आपको हाँ। छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। आपको सुनते रहने की इच्छा हो रही है। बहुत अच्छा लगता है। फिर कभी। जब भी आप आते हैं जी। तो एक एक अलग माहौल होता है, एक अलग आनंद का वो सृजन हो जाता है और हम लोग डूब जाते हैं उसमें। और विश्वास मानिए आपको सुनना मतलब ऐसा लगता है कि उन बच्चों की दुनिया में जाना और एक वास्तविक दृश्य देखना बच्चों की आँखों से, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और शायद इन्हीं कारणों से बच्चे आप तक पहुँचते हैं और आपको पसंद करते हैं और हम लोग भी आपको पसंद करते हैं और सुनते हैं, दिल से सुनते हैं सर। और मुझे मैं तभी तो अच्छा पुनः लगता है। जी, और मैं मुझे भी इसलिए अच्छा लगता है, आप लोग इतने प्यार से, इतनी आत्मीय भाव से सुनते हैं, तो सुनाने वाले को धन्यवाद। भी तो तभी अच्छा लगता है ना। जी, जी, बिल्कुल, मैं जी। सबके प्रति जी, रियली हृदय से आभारी हूँ। मैं सबके प्रति, आप सबके प्रति। यहाँ पर हमारे बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग करीबन काफ़ी समय से हम लोग जुड़े हैं और आपकी कहानियों को सुन रहे हैं। बहुत आनंद आया सर। पुनः आपको नमन हम करते हैं इस मंच के मार्फत से हिंदी है ज़िंदगी, हिंदी शिक्षण मंच, समाज्ञा, विश्व यात्रा टाइम्स और हमारे जितने भी साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, शिक्षक साथी, लेखक साथी जितने भी जुड़े हैं, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद आप जुड़े और सर को मैं पुनः नमन करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि फिर मुलाकात होगी, फिर सर हमारे साथ आएँगे और इनसे कहानियाँ सुनेंगे हम और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग को इजाज़त दीजिए आप सभी। सर, पुनः आपको नमन। नमस्कार सर। बहुत बहुत-बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। फिर नमस्कार। होगी मुलाकात आप सभी। नमस्कार। जी जी, जरूर जी। जरूर जरूर।